अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। मैं हूं आपका फिजिक्स इंस्ट्रक्टर अदील अख्तर और आज हम सेकेंड ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 16 से करने जा रहे हैं RLC सीरीज सर्किट। चैप्टर नंबर 16 जो AC सर्किट्स वाला है, इसमें इससे पिछले टॉपिक्स में हमने R और C इसी तरह से R और L इनको सीरीज में कनेक्ट करके देखा। ठीक है, अभी हम R, L और C तीनों कंपोनेंट्स को यानी कि रेजिस्टेंस को, इंडक्टर को और कैपेसिटर को हम सीरीज में कनेक्ट करके देखेंगे और फिर हम सर्किट का बिहेवियर देखेंगे। तो यहाँ हमारे पास क्या है, एक रेजिस्टर है, एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर है, जिनको हमने एक AC सोर्स के साथ जोड़ दिया है। तो चूंकि तीनों सीरीज में है, इसलिए तीनों के अक्रॉस जो करंट फ्लो करेगा वो सेम होगा। सेम करंट रेजिस्टर से, इंडक्टर से और कैपेसिटर से फ्लो करेगा, लेकिन इनके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो डिफरेंट होगा। रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो VR होगा, इसी तरह से इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो VL होगा और कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो VC होगा। ठीक है, और हमारा अप्लाइड वोल्टेज जो है वो V है। अब क्योंकि ये सीरीज सर्किट है और सीरीज सर्किट पोटेंशियल डिवाइडर होता है, इसका मतलब है कि रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर इनके अक्रॉस जो वोल्टेज है, ये तीनों वोल्टेज एक दूसरे से डिफरेंट हो सकता है। लेकिन अगर हम इनका वेक्टर सम निकालें, अच्छा अब यहाँ पे वेक्टर सम क्यों निकालते हैं, हालांकि वोल्टेज वेक्टर तो नहीं है, वेक्टर सम इसलिए निकालते हैं कि इंडक्टर में और कैपेसिटर में करंट और वोल्टेज इन फेज नहीं होते। ठीक है, तो जब वो इन फेज नहीं होते, आप उन्हें सिंपल ऐड नहीं कर सकते, यानी कि आप सिंपली ये नहीं कह सकते कि VC प्लस VL प्लस VR इज इक्वल टू V। सिंपली इनको ऐड करने से आंसर V के बराबर नहीं आएगा, ये बिल्कुल सही नहीं होगा। यानी कि हम इस तरह नहीं कर सकते, सिंपली हम कर दें कि V इज इक्वल टू VL प्लस VR प्लस VC, ये सही नहीं होगा। चूंकि करंट और वोल्टेज इन फेज नहीं होते इंडक्टर में और कैपेसिटर में, इसलिए हमें इनको फेजर डायग्राम या वेक्टर से रिप्रेजेंट करना पड़ता है और इनका वेक्टर सम लेना पड़ता है। बताने का मकसद यह है कि रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर इनके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो डिफरेंट होगा, लेकिन अगर तीनों वोल्टेज का हम वेक्टर सम लें, सिंपल जमा नहीं, अगर तीनों का वेक्टर सम लें तो वो वेक्टर सम हमारे अप्लाइड वोल्टेज के हमेशा बराबर आएगा और आना भी चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इनकी वोल्टेज डायग्राम बना लें, ठीक है, जिस तरह हम इनकी पहले फेजर डायग्राम बनाते हैं या वेक्टर डायग्राम बनाते हैं, उसमें अगर हम वोल्टेज को प्लॉट करके बनाएं तो कैसा बनेगा। तो जैसा कि हमें पता है कि सीरीज सर्किट है, करंट सबके क्रॉस सेम है, तो करंट को यहाँ पर हम रेफरेंस मान लेते हैं, ये करंट हमारा रेफरेंस है। अब वोल्टेज की बात कर लेते हैं, तो रेजिस्टर में वोल्टेज और करंट इन फेज होते हैं, इसलिए ये जो VR है इसको हम करंट के साथ ही प्लॉट करेंगे। उसके बाद इंडक्टर में आपको पता है कि वोल्टेज जो है वो लीड करता है, इसलिए इंडक्टर का वोल्टेज करंट को लीड कर रहा है π/2 से, और कैपेसिटर में आपको पता है कि वोल्टेज लैग करता है, इसलिए हमारे पास VC है। तो ये हमारी फेजर डायग्राम है इन सारे वोल्टेज के लिए। इन तीनों वोल्टेज का अगर वेक्टर सम निकालेंगे तो वो हमारे अप्लाइड वोल्टेज के बराबर ही आएगा। अच्छा, अब इसको देखते हुए, इसी डायग्राम को देखते हुए, अगर हम इनकी जो इंपीडेंस है या इनकी रिएक्टेंस है इंडक्टर की और कैपेसिटर की, इनको अगर प्लॉट कर लें तो हमारी जो इंपीडेंस डायग्राम है वो कैसी बनेगी। देखें जी, ये VR को हमने रेफरेंस लिया है तो यहाँ पर हमारे पास R आएगा। इसी तरह से अगर ये VL है, इसको सॉल्व करें तो यहाँ हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ हमारे पास बनेगा XL और यहाँ हमारे पास बनेगा XC। ये हमारी इंपीडेंस डायग्राम है। अब हम सर्किट का बिहेवियर देखते हैं। अगर हम अपने सर्किट को AC सप्लाई करते हैं लो फ्रीक्वेंसी पे और हाई फ्रीक्वेंसी पे, तो देखते हैं कि सर्किट किस तरह से रिस्पॉन्स करता है। तो पहले हम चेक करते हैं जी एट लो फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो लो फ्रीक्वेंसी पे आपको पता है कि XL जो है ये हमारे पास बराबर होता है 2πfL और XC जो होता है ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है जी 1/2πfC। अब देखें, लो फ्रीक्वेंसी पे अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो XL भी कम होगा, यानी कि जो रिएक्टेंस है हमारे इंडक्टर की, ठीक है, अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, हमारी रिएक्टेंस कम होगी इंडक्टर की। लेकिन आप देख रहे हैं कि कैपेसिटर में फ्रीक्वेंसी और रिएक्टेंस का रिलेशन इनवर्स है, तो कैपेसिटर में कम फ्रीक्वेंसी होने से जो रिएक्टेंस है कैपेसिटर की वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो लो फ्रीक्वेंसी पे
इंडक्टर की रिएक्टेंस कम हो जाएगी और कैपेसिटर की रिएक्टेंस ज्यादा हो जाएगी, यानी कि कैपेसिटर जो है वो डोमिनेट कर लेगा हमारे इंडक्टर को। अगर कैपेसिटर डोमिनेट कर लेगा तो ये जो RLC सीरीज सर्किट है ये क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा RC सीरीज सर्किट, यानी कि हमारा सर्किट जो कि RLC सीरीज सर्किट है ये बिहेव करेगा एज अ RC सीरीज सर्किट। कहां पे, लो फ्रीक्वेंसी पे। अभी हम देख लेते हैं एट हाई फ्रीक्वेंसी। एट हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो हाई फ्रीक्वेंसी पे आप देखें, फ्रीक्वेंसी ज्यादा करेंगे एक्सएल ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कम करेंगे एक्सएल, फ्रीक्वेंसी ज्यादा करेंगे एक्सएल की वैल्यू लार्ज हो जाएगी। लेकिन यहां पर इस रिलेशन में फ्रीक्वेंसी ज्यादा करने से एक्ससी की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। इसका मतलब है कि हाई फ्रीक्वेंसी पे हमारा इंडक्टर जो है वो डोमिनेट कर लेता है कैपेसिटर को और हमारा सर्किट जो है ये रह जाता है RL सीरीज सर्किट, ठीक है। और अगर इंपीडेंस डायग्राम बनाए हम हाई फ्रीक्वेंसी पे तो कैसी होगी, ये हमारा R है। हाई फ्रीक्वेंसी पे इंडक्टर ने डोमिनेट किया हुआ है किसको, कैपेसिटर को। आप देख रहे हैं इंडक्टर की वैल्यू, इंडक्टर की रिएक्टेंस की वैल्यू लार्ज है और कैपेसिटर की रिएक्टेंस की वैल्यू स्मॉल है। और लो फ्रीक्वेंसी पे कैपेसिटर डोमिनेट कर जाता है, तो उसकी इंपीडेंस डायग्राम अगर बनाएं, लो फ्रीक्वेंसी पे कैपेसिटर डोमिनेट कर जाता है, तो ये देखें जी, लो फ्रीक्वेंसी पे XL की वैल्यू जो है ये स्मॉल है और XC की वैल्यू जो है वो लार्ज है, ठीक है। अब हमारे पास तीसरी कंडीशन है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमने लो भी की हाई भी की, हम फ्रीक्वेंसी की कोई ऐसी वैल्यू ढूंढते हैं जहां XL और XC की वैल्यू क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो यहां इन दो सिचुएशंस में हाई फ्रीक्वेंसी पे लो फ्रीक्वेंसी पे कोई ना कोई एक कंपोनेंट दूसरे को डोमिनेट कर रहा है, लेकिन हम कोई ऐसी फ्रीक्वेंसी ढूंढते हैं जहां XL और XC बराबर हो जाए। तो वो फ्रीक्वेंसी ढूंढने के लिए हम ऐसा करते हैं कि XL और XC को पहले ही बराबर रख लेते हैं और उसके बाद फ्रीक्वेंसी ढूंढ लेते हैं। तो XL किसके बराबर है, ये बराबर है जी 2 पाई FL और XC किसके बराबर है जी, ये बराबर है 1/2 पाई FC। अब आप F को इधर ले आए, F इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा F स्क्वायर और 2 पाई मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इधर ले जाएं, L को भी यहां ले जाएं, ये बन जाएगा 1/4 पाई स्क्वायर इंटू LC। अब आप दोनों तरफ अंडर रूट ले लें तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है फ्रीक्वेंसी का ये आ जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट LC, ठीक है। ये 4 पाई स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे तो 2 पाई आ जाएगा और LC का अंडर रूट लेंगे तो सिंपली LC आ जाएगा। तो ये हमारे पास वो फ्रीक्वेंसी आ गई जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर XL और XC बराबर हो जाते हैं। अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो जरा इनकी वेक्टर डायग्राम या इंपीडेंस डायग्राम बना के देखते हैं कि वहां पर क्या होता है। तो देखिए जी, ये है हमारा R, ये है हमारा XL और ये है हमारा XC। तो आप गौर करें, अगर XL और XC बराबर हो जाएं तो ये दोनों हम यहाँ पर इनको फेजर के तौर पर डील कर रहे हैं, वेक्टर के तौर पर डील कर रहे हैं, तो ये इक्वल और ऑपोजिट हो जाएंगे, एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास जो टोटल इंपीडेंस है वो सिर्फ रह जाएगी रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब है कि ये वो फ्रीक्वेंसी है जिस पर हमारे सर्किट की इंपीडेंस सिर्फ रेजिस्टिव रह जाएगी। अब इंपीडेंस से मुराद रेजिस्टेंस ही है, लेकिन इस रेजिस्टेंस में बहुत सारी रेजिस्टेंस शामिल होती हैं। इसमें रेजिस्टर की रेजिस्टेंस भी शामिल होती है, इंडक्टर की रेजिस्टेंस भी शामिल होती है और कैपेसिटर की रेजिस्टेंस भी शामिल होती है। ये सारी रेजिस्टेंस कंबाइंड होती हैं, उनका वेक्टर सम होता है इंपीडेंस के अंदर। लेकिन इस फ्रीक्वेंसी पे इन दोनों रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस ने तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया है, तो इंपीडेंस या रेजिस्टेंस अब सिर्फ रेजिस्टर की वजह से रह गई है और जाहिर बात है कि वो कम होगी। जहां पर ये तीनों होगी, अगर तीनों में से सिर्फ एक रह जाए तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू बाकी सबसे तो कम ही आएगी। इसका मतलब है कि इस फ्रीक्वेंसी पे सर्किट की जो इंपीडेंस है वो रेजिस्टिव हो जाती है, यानी कि सिर्फ रेजिस्टेंस बच जाती है। अब चूंकि इंपीडेंस बहुत कम हो गई है, इंपीडेंस कम होने से सर्किट अलाउ करेगा करंट को
तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, आमतौर पर ये होता है कि इंडक्टर जो है वो अपोज करता है करंट को। ठीक है, करंट अगर चेंज होना चाहे तो इंडक्टर उसे चेंज नहीं होने देता, वो उसको कांस्टेंट रखने की कोशिश करता है। लेकिन इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर आप देख रहे हैं कि सर्किट की जो रेजिस्टेंस है वो सिर्फ, सर्किट की जो इंपीडेंस है वो सिर्फ रेजिस्टिव है। अब इंपीडेंस कम होने से, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस या हमारी जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है वो कम होने से करंट की वैल्यू अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ बढ़नी चाहिए। तो जरा इसको हम एक ग्राफ के ऊपर प्लॉट करके देख लेते हैं जी। यह हमारे पास ग्राफ है, इस ग्राफ में एक्स एक्सिस पर हम ले लेते हैं फ्रीक्वेंसी और वाई एक्सिस पे ले लेते हैं करंट, और ये हमारे करंट की कोई मैक्सिमम वैल्यू है जिसे हम आई नॉट कह देते हैं। तो ये देखिए जी, ये इस किस्म का ग्राफ आपको नजर आता है। अब देखें इस पॉइंट पे करंट की वैल्यू मैक्सिमम है, इस पॉइंट पे जो फ्रीक्वेंसी है वो कहलाएगी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और उसकी वैल्यू ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, इसका मतलब है कि जब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वाली होगी उस वक्त सर्किट की इंपीडेंस कम होगी, इस वजह से करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। लेकिन जो ही इस फ्रीक्वेंसी से आप फ्रीक्वेंसी ज्यादा करोगे करंट की वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इंपीडेंस अब बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप फ्रीक्वेंसी कम करोगे तो फ्रीक्वेंसी कम करने से भी करंट की वैल्यू कम होना शुरू होगी। क्यों कम होना शुरू होगी? क्योंकि सर्किट की इंपीडेंस दोबारा फिर बढ़ना शुरू होगी। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से आप आगे जाओगे या पीछे आओगे, सर्किट की इंपीडेंस, सर्किट की कंबाइंड रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाएगी, और उसके बढ़ने से करंट क्या होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये है हमारा आरएलसी सीरीज सर्किट का बिहेवियर। अब जरा हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इस सर्किट में हमारा पावर फैक्टर क्या होगा। ठीक है, इस सर्किट की जो बाकी प्रॉपर्टीज हैं जरा उनको डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सीरीज आरएलसी सर्किट। ठीक है, इससे पीछे हमने आरएलसी सीरीज सर्किट को पूरी तरह से देखा। ठीक है, जिसमें हमने इंपीडेंस को देखा और बाकी चीजें देखी। तो अभी हम इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है, कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है, किस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। तो पीछे हमने ये भी देखा है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है, और इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो सर्किट की इंपीडेंस है वो मिनिमम हो जाती है, जिसकी वजह से करंट जो है वो मैक्सिमम हो जाता है, और इंपीडेंस मिनिमम होकर रेजिस्टिव हो जाती है। तो इंपीडेंस क्या हो जाती है जी, रेजिस्टिव हो जाती है। ठीक है, क्योंकि XL और XC जो है वो दोनों वेक्टर्स इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाते हैं, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, और हमारे पास जो सर्किट में नेट इफेक्ट है इंपीडेंस का वो सिर्फ रेजिस्टेंस की वजह से रह जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि इंपीडेंस इज रेजिस्टिव। उसके बाद पावर फैक्टर इज 1। आपने देखा कि अगर इंपीडेंस रेजिस्टिव है तो रेजिस्टर के अंदर तो वोल्टेज और करंट इन फेज होते हैं। अगर वोल्टेज और करंट इन फेज होते हैं तो आप पावर वाला फार्मूला लगाएं यहाँ पर, P इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा। यहाँ पर ये अंडरस्टूड है कि V से मुराद भी वी आर एम एस है और I से मुराद भी आई आर एम एस है। यहाँ बात हो रही है कि सर्किट की इंपीडेंस रेजिस्टिव हो जाती है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर। जब इंपीडेंस रेजिस्टिव हो जाती है तो रेजिस्टर के अंदर तो करंट और वोल्टेज इन फेज होते हैं। अगर करंट और वोल्टेज इन फेज होंगे तो ये देखें, हम करंट और वोल्टेज को इस तरह से बनाएंगे, वोल्टेज और करंट। ठीक है, इनके दरमियान एंगल क्या होगा, जीरो। अगर मैं यहाँ पर cos 0 पुट करूं तो cos 0 हमारे पास 1 होता है। ठीक है जी, तो ये जो cos है इसे हम कहते हैं पावर फैक्टर। पावर के अंदर ये जो cos वाला या ये जो फेज वाला फैक्टर आपको नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं पावर फैक्टर। ठीक है, तो चूंकि यहाँ cos 0 है, cos 0 1 होता है, तो हम कहेंगे पावर फैक्टर क्या हो गया, 1 हो गया, क्योंकि cos 0 1 हो गया, तो पावर फैक्टर जो है वो 1 है। करंट इज मैक्सिमम, ये भी पीछे हमने डिस्कस किया है अभी करंट मैक्सिमम क्यों होता है। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है जब रेजोनेंस होती है तो इंडक्टर और कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज है वो सोर्स वोल्टेज से ज्यादा हो जाता है। अब यहां पर एक चीज पहले ध्यान में रखें कि इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों ही एनर्जी को स्टोर करते हैं। ठीक है, और जिस वक्त सर्किट में जरूरत पड़ती है ये एनर्जी सर्किट को प्रोवाइड भी करते हैं। मसलन जो इंडक्टर है, अगर सर्किट में करंट कम होना शुरू होता है, ठीक है, तो ये उसको कांस्टेंट करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड भी करता है। बिल्कुल ऐसे ही कैपेसिटर है, जब कैपेसिटर को एसी करंट के साथ, एसी सोर्स के साथ या एसी वोल्टेज के साथ जोड़ते हैं तो हाफ साइकिल में अगर कैपेसिटर चार्ज हुआ है तो अगले हाफ साइकिल में कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। इसका मतलब है कि इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों एनर्जी स्टोर करते हैं और एनर्जी सर्किट में प्रोवाइड भी करते हैं। क्लियर होगी बात। अब कैपेसिटर और इंडक्टर के क्रॉस अगर वोल्टेज
ज्यादा हो जाए सोर्स वोल्टेज से, तो पहली तो बात है कि ये बात जरा इलॉजिकल लगती है कि ये कैसे हो सकता है कि सोर्स से ज्यादा हो जाए, एक कंपोनेंट के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो सोर्स से ज्यादा कैसे हो सकता है। तो सोर्स से ज्यादा बिल्कुल हो सकता है। वो इस सेंस में हो सकता है कि इंडक्टर भी एनर्जी स्टोर करता है और कैपेसिटर भी स्टोर करता है, लेकिन दोनों डिफरेंट टाइम पे, क्योंकि दोनों के अंदर जो करंट और वोल्टेज है वो फेज में नहीं होते, कहीं वोल्टेज लीड कर रहा होता है, कहीं करंट लीड कर रहा होता है, इसलिए ये सर्किट में जब एनर्जी रिलीज करते हैं या सर्किट को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो दोनों सेम टाइम पे नहीं करते। अब ये हो सकता है कि एक वक्त में इंडक्टर ने एनर्जी स्टोर कर ली है और कैपेसिटर भी इस तरह डिस्चार्ज होता है कि वो भी अपनी एनर्जी इंडक्टर की तरफ डिस्चार्ज करता है। अब इंडक्टर के पास एक पहले से ईएमएफ है, ठीक है, उसे और एनर्जी मिल गई, तो इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज है वो इतना हो गया कि वो सोर्स वोल्टेज से भी बढ़ गया। ये बिल्कुल इस तरह हो सकता है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपने ये याद रखना है कि इंडक्टर और कैपेसिटर इन दोनों के क्रॉस जो वोल्टेज होता है वो आउट ऑफ फेज होता है, उनके दरमियान 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। इसका मतलब है कि दोनों की पोलैरिटीज एग्जैक्टली ऑपोजिट होती हैं और दोनों वोल्टेज एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो रिजल्टेंट या नेट वोल्टेज है जिसको हम सोर्स वोल्टेज कहते हैं, ये हमारे पास कुछ इस तरह से आता है, वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर और प्लस वी आर का स्क्वायर, ठीक है। चूंकि यहां पर हम वोल्टेज को वेक्टर के तौर पर डील कर रहे हैं, ये सारी बातें मैं पहले बता चुका हूं कि हम इसको वेक्टर के तौर पर क्यों ले रहे हैं, ठीक है। तो इन वोल्टेज का, यानी कि इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज है, कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज है, रेजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज है, इनका वेक्टर सम जो है वो हमारे अप्लाइड वोल्टेज के बराबर है। यहां पर आप देख रहे हैं कि वी एल ओवर वी सी। अब लेट सपोज कि वी एल का जो वोल्टेज है वो हमारे अप्लाइड वोल्टेज से ज्यादा हो जाता है, लेकिन क्या होगा अगर ज्यादा भी हो जाएगा, तो ये देखें इसमें से वीसी माइनस हो रहा है, ठीक है। माइनस होने से जो नेट इफेक्ट रहेगा या जो टोटल वोल्टेज रहेगा वो हमेशा हमारे इसके बराबर ही रहेगा। यानी कि चाहे कैपेसिटर और इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज सोर्स वोल्टेज से ज्यादा ही क्यों ना हो जाए, लेकिन जब हम इन सब का वेक्टर सम निकालेंगे तो वो वेक्टर सम हमेशा हमारे सोर्स वोल्टेज के बराबर ही रहेगा। यानी कि टोटल वोल्टेज जो सर्किट में है वो कभी भी सोर्स वोल्टेज से ज्यादा नहीं होगा, लेकिन किसी एक कंपोनेंट के अक्रॉस, इंडक्टर के अक्रॉस या कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो सोर्स वोल्टेज से ज्यादा किसी भी इंस्टेंट पे हो सकता है। और वो कैसे हो सकता है वो भी मैंने आपको बताया कि इंडक्टर भी एनर्जी स्टोर कर लेता है, कैपेसिटर भी कर लेता है, और जरूरत पड़ने पर ये सर्किट में एनर्जी को डिस्चार्ज भी करते हैं। लेकिन ये एक टाइम पर, एक ही टाइम पे नहीं, ऐसा नहीं होता कि एक ही वक्त में दोनों स्टोर भी कर रहे हैं और एक ही वक्त में दोनों रिलीज भी कर रहे हैं। दोनों का स्टोर करने का टाइम भी डिफरेंट होता है, रिलीज करने का टाइम भी डिफरेंट होता है। इसलिए ऐसा मुमकिन है कि एक टाइम पे अगर इंडक्टर ने एनर्जी स्टोर की हुई है और कैपेसिटर भी डिस्चार्ज हो रहा है, तो इंडक्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल है वो सोर्स वोल्टेज से ज्यादा बिल्कुल हो सकता है, ऐसा मुमकिन है। लेकिन सारे वोल्टेज, इंडक्टर का वोल्टेज, कैपेसिटर का वोल्टेज, रेजिस्टर का वोल्टेज, इन सारे वोल्टेज का जब वेक्टर सम निकालेंगे तो वो हमेशा सोर्स वोल्टेज के बराबर ही रहेगा, ठीक है। सोर्स वोल्टेज से कम तो हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं होगा। तो इसके साथ ही बच्चों हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। थैंक यू।